At our class, today's class, आज in today's class we are going to study about Huygens principle और थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस हम समझेंगे। तो जो वेव ऑप्टिक्स टॉपिक है बच्चों, ज्यादा बड़ा है नहीं, विद इन 3 to 4 लेक्चर्स ये ओवर हो जाएगा, है ना, 4-5 लेक्चर का हार्डली। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब भी चलेगा चैप्टर, तुम खुद से इसके क्वेश्चन सॉल्व करना पैरेलली। डीपीपी में भी शेयर कर दूंगा और पीवाईक्यूज में शेयर करूंगा, एक बार ये पूरा हो जाएगा तब, ठीक है। पीवाईक्यूज साथ में लगाना, लेकिन पहले डीपीपी सॉल्व करो। एक साथ सारे क्वेश्चन ले लोगे, तुम सॉल्व करने वाले हो नहीं, मुझे पता है। अगर किसी से डीपीपी हो जाए पूरी, तो वो मुझसे पर्सनली आके पीवाईक्यू मांग सकता है। आई विल शेयर द पीवाईक्यूज एज वेल, ठीक है। अदरवाइज डीपीपी सॉल्व करेंगे। कूल? यस सर। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अच्छा खासा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, है ना। इसको ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि सोचो आपकी अगर समझ में नहीं आ रहा है जरा सा भी तो छोड़ दो, है ना, ऐसा मत करना। क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, 4 to 5 क्वेश्चन पे अगर आ जाते हैं मान लो, तो कितना सारा मार्क्स तो फ्री में आ जाएगा। क्योंकि छोटा टॉपिक है ना, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, थ्योरी तुम्हारी लिमिटेड है और उसकी तुम प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ी सी तो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यार एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक बार जीरो से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ मैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, कुछ बच्चे जो नहीं आए थे उनका भी हो जाएगा, राइट। यस। ओके, सो वेव ऑप्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चों के, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि लाइट को हम एज अ रे ट्रीट कर रहे थे, है ना, कि एक लाइट है, उसकी हमें अगर ज्योमेट्री समझनी है तो उसको हम ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि भाई एक रे है, इट ट्रैवल्स इन अ फॉर्म ऑफ रे, है ना। तो अब हम थोड़ा बड़े हो गए, हमें रियलाइज होने लगा है कि लाइट कोई रे वगैरह नहीं है, पहली बात तो, है ना। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइट है क्या। तो इससे पहले कि हम समझें कि लाइट है क्या है, हम वेव ऑप्टिक्स में केवल लाइट के बारे में नहीं समझने वाले, हम वेव ऑप्टिक्स में वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो थोड़ा बहुत हम लाइट के बारे में समझेंगे कि लाइट क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स है जो किए गए लाइट के ऊपर उसको समझने के लिए, है ना, वो सब तो समझेंगे सी। साथ में वेव्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो आपने वेव के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत एसएचएम में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, थोड़ा बहुत आपने ऑल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ा होगा, है ना। वेव्स के बारे में पढ़ा है ना। यस सर। चीजें थोड़ी सी रिपीट होंगी, तो अगर आपको नहीं आता है तो एक बार एसी जरूर रिवाइज करना थोड़ा सा, है ना, तो उससे क्या थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। म्यूट रखो बच्चा अपने आप को, है ना, म्यूट रखो, थोड़ी देर म्यूट रखो, फिर आप वापस से अनम्यूट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले वेव के बारे में न्यूटन सर जो हमारे हैं ना, द ग्रेट न्यूटन सर, उन्होंने स्टार्ट किया बात करना। सो व्हाट ही कंक्लूडेड, व्हाट ही सेड इज, ही प्रपोज्ड अ थ्योरी। सो अमंग ऑल द थ्योरीज, हिज थ्योरी वाज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट वन। ऑब्वियसली इसके पहले भी बात की गई है, लेकिन न्यूटन सर थोड़े बड़े ऑब्वियसली साइंटिस्ट थे, है ना, फिलोसफर थे, इन्वेंटर थे, तो उनके नाम को हम थोड़ा ऐसे रखने के लिए पहली बार उनको बोलते हैं कि पहला उन्होंने डिस्कवर किया। और काफी सॉलिड थ्योरी भी दी थी उन्होंने, काफी चीजें एक्सप्लेन कर पाए थे वो। तो 5 मेजर थ्योरीज होती हैं लाइट की, जिनमें से काफी सारी हम पढ़ने वाले, इफ नॉट ऑल ऑफ देम। सो फर्स्ट थ्योरी वाज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इनमें उन्होंने क्या बोला था बच्चों, कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जो कि इलास्टिक है, जिनको वो बोलते थे कॉर्पसल्स। क्या बोलते थे? कॉर्पस्कल्स। अब ये जो लाइट है उसको वो मानते थे एक पार्टिकल। क्या मानते थे बच्चों? आर्टिकल। जो कि ऑब्वियसली ट्रू नहीं है, कंप्लीटली तो ट्रू नहीं है ना, पार्टिकल थोड़ी ना होती है लाइट, है ना। तो उस टाइम पे लेकिन ये पता नहीं था, तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी और उसको उसके सपोर्ट में उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो कॉर्पसल्स होते हैं, ये जो टाइनी पार्टिकल्स इनसे मिलकर लाइट बनी हुई है, वो हमारे आईज में एंटर करते हैं और एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं रेटिना पे। जो इफेक्ट हमें क्या करता है, एक सेंसेशन ऑफ विजन देता है। ये बात समझ में आई सबको? ये लाइट यस सर। कर क्या रही है, बेसिकली एक सेंसेशन ऑफ विजन दे रही है, राइट। यस सर। ऑल्सो उन्होंने बोला कि सिंस ये पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो हर पार्टिकल का शेप और साइज अलग हो सकता है ना। इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो हमें दिखते हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि भाई कलर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, है ना, जो कि बात थोड़ी सी गलत बाद में प्रूव हुई। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, व्हिच वाज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं आज भी, है ना। ये जो फिनोमेना जो लाइट रिप्रेजेंट करती है ना, शो करती है, ये फिनोमेना उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था अपनी थ्योरी से, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोथ। लेकिन ऑब्वियसली उनकी कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में भी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि जैसे कि लाइट जो है
वो मैटर से कंसिस्ट होके बनी है, यानी कॉर्पसल से बनी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है ना, इट्स नॉट मेड अप ऑफ मैटर। देन कंटिन्यूस एमिशन शुड डिक्रीज द मास ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अगर वो बनी होती मैटर से तो उनके हिसाब से तो कंटिन्यूस एमिशन जो हो रहा है, अरे बात समझ में आ रही है? जैसे आप अगर कोई आप मैटर लेके चल रहे हो ना, आपके पास कुछ मैटर है, मैटर समझते हो ना सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोल रहे हो बेटा? No, sir. हाँ, जैसे कि तुम्हारे पास क्या है कि कोई भी सामान है ना, जैसे कि तुम्हारे पास चॉकलेट्स है ना? अगर तुम उसको एमिट कर दोगे मतलब बांट दोगे, तो तुम्हारे पास कम होनी चाहिए टेक्निकली, तो लॉजिकली तो कम होनी चाहिए चॉकलेट, है ना? Yes, sir. तो मैटर के साथ तो ये प्रॉब्लम है ना कि अगर मैटर कंटिन्यूस एमिशन दे रहा है तो उसका मास कम होना चाहिए, राइट? सोर्स ऑफ Yes, लाइट sir. का, है ना? Yes, sir. तो एक वो ड्रॉबैक था उनके लिए, बहुत बड़ा गलत पॉइंट प्रूव हुआ। According to his theory, also light travels faster in denser medium than the rarer medium, which was not at all true, right? Rarer medium में तो तेज चलती है ना लाइट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. डेंसर मीडियम में तो कब से तेज चलने लगी, नहीं ना? ये तो हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी प्रूव कर लिया था, तो ये भी एक गलत बात बोली उन्होंने। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इंटरफेरेंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, फिनोमेनाज है जो कि लाइट शो करती है, लेकिन न्यूटन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बेसिकली उनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने लाइट को एक मैटर मान लिया था। आई बात समझ में? कॉर्पसल मान लिया था, है ना? तो इसकी वजह से उनकी थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी उस चीज को, जब क्योंकि ये जो फिनोमेनाज है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आप एक वेव कंसिडर करोगे किसी चीज को ना, लाइट को यहाँ पे वेव कंसिडर करोगे। ऑल्सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू हिम लाइट तो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, Yes, sir. तो वो तो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करनी चाहिए या कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. है ना? एब्जॉर्प्शन या पार्शियल रिफ्लेक्शन या पार्शियल रिफ्लेक्शन, ये सब तो वेव्स के फिनोमेना होते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अरे ऐसा ही तो होता है, अगर कोई पार्टिकल है तो एब्जॉर्प्शन कैसे हो जाएगा उसका? या तो वो पूरा पास कर जाएगा या फिर वो टकरा के वापस आ जाएगा। पार्टिकल तो यही होता है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो भाई Yes, sir. एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, तो यहाँ पे भी उनकी एक ड्रॉबैक हो गया, ठीक है? तो ये सब चीजों के चलते कि वो मैटर है, पार्शियल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये कुछ फिनोमेनास थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो फिनोमेनास है वो कौन शो करता है बच्चों? वेव, Wave. Wave. है ना? तो इन सब बातों के चलते हमको उनकी थ्योरी को रिजेक्ट करना पड़ा। हमारा मन तो नहीं था, न्यूटन सर की हम बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन अब क्या करें, सब बातें तो सही नहीं हो सकती ना। एक बार रुकना बच्चों, मेरी इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा हो रही है, इसको कम कर लेता हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तुम्हें, मुझे पता है, एक सेकंड रुकना, है ना? Yes. बच्चों दिख रहा है क्या? No, sir. No, sir. एक सेकंड रुकिए। अरे देखो, मेरी बात सही होगी, दो बच्चे निकल गए स्क्रीन ऑफ करती। Sir, show हुआ है. हो गई. Yes. स्पीड ऑफ लाइट जैसे कांस्टेंट रहती है ना वैक्यूम में, तुम्हारा भी स्पीड कांस्टेंट है निकलने का क्लास से। दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे नेक्स्ट Drawback. थ्योरी की, है ना? ड्रॉबैक हमने बात कर Newton. लिया न्यूटन की। आगे चलते हैं। तो भाई हाइगन्स नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने काफी सही बातें करी, जिनके बारे में हम आज बात करने वाले मेनली। तो इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं है ना। पहली बात तो ये वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है,
तो उन्होंने पहले तो वेव को डिफाइन किया, ये वेव क्या होती है ना, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, है ना, जो कि मूव कर सकते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। बात समझ में आती है? वेव्स के बारे में बात करी थी ना हमने। Yes, sir. हाँ, तो वेव के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है, ये उन्होंने एक तो बहुत बड़ी बात बोली, जो कि हिला के रख दिया जिसने सब पूरी हमारी साइंस, जो साइंस फ्रेटर्निटी थी उसको, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी वो थी ये बेसिकली डिस्कवरी। इसके बाद उन्होंने इसके सपोर्ट में कई सारी बातें बोली, जैसे कि उन्होंने बोला कि फॉर लाइट टू प्रोपोगेट अ मीडियम कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर मीडियम एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स, यानी कि उनका ये कहना था कि जो लाइट है वो एक वेव की फॉर्म में है, लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, गलती क्या करी, उन्हें पता नहीं था उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि ये है एक मैकेनिकल वेव। क्या बोला बच्चों उन्होंने? Mechanical. अब मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए। क्या चाहिए होता है? मीडियम। Medium. के बिना प्रोपोगेट करेगी नहीं है। जैसे कि एक स्ट्रिंग, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, देखा है ना सबने, एक स्ट्रिंग लोगे उसको ऐसे झटका दोगे तो उस पर वेव बनती है ना, Yes, sir. यस सर। तो उसको मीडियम चाहिए होता है। तो ये एक मैकेनिकल वेव होती है लाइट, उन्होंने ये बोला। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि अच्छा मैकेनिकल वेव है, फिर तो उसको मीडियम चाहिए होगा, तो बताओ कैसे आ रही है फिर वो सन से अर्थ तक कैसे आ रही है? तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें एक मीडियम प्रेजेंट है ना, एक लुमिनिफेरस ईथर मीडियम प्रेजेंट है। तो जो ये ईथर मीडियम है, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, ये काफी इलास्टिक मीडियम है। कैसा मीडियम है बच्चों ये? हाईली इलास्टिक। Highly elastic. यानी कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट निकालना चाहें तो ये बेसिकली होता है E अपॉन रो, यानी कि इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। क्या बोला उन्होंने? इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी इस मीडियम की डेंसिटी क्या है? बहुत कम, जो कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत फास्ट कर देती है। वेव की स्पीड क्या कर देती है? बहुत फास्ट। और यानी कि आपकी लाइट जो है वो आ सकती है इतनी दूर से यहाँ पे, है ना, काफी जल्दी जल्दी आ सकती है। तो ये उनकी एक्सप्लेनेशन थी, जो कि बहुत ही गलत साबित हुई बाद में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि ईथर मीडियम एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, है ना। लेकिन उनका ऐसा कहना था। लुमिनिफेरस, अच्छा लुमिनिफेरस का मतलब क्या हुआ? लुमिनिफाई या फिर लुमिनिसेंस, ये वर्ड आपने सुने होंगे पहले। Yes, sir. क्या मतलब होता है? Shine. हाँ, Shine. इस वर्ड का मतलब क्या होता है? Shine. Shine. आवाज थोड़ा जोर से बोलोगे? जो लाइट, तो जो लाइट एमिट करता है। हाँ, जो कि ट्रांसमिट करता है, प्रोड्यूस करता है लाइट को, है ना, या यील्ड करता है लाइट को, है ना, जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है। बात समझ में आ रहा हो? लुमिनिफेरस, ब्राइट, रेडियंट, ये सब लाइट के सिनोनिम्स है ना, जो कि लाइट प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली, या लाइट को ट्रैवल करने दे रहा है। समझ रहे हो? तो उन्होंने ऐसा कोई मीडियम बताया ये, लेकिन बहुत ही गलत बात साबित हुई है तो बाद में जाके। लेकिन हाँ ठीक है, करते हैं बात। अच्छा, सबसे बड़ी गलत बात क्या साबित हुई उनकी? ये मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपेगेट करने के लिए, इन्होंने बोला चाहिए होता। ऐसा क्यों? मैकेनिकल वेव। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला ये मैकेनिकल वेव है, जबकि लाइट क्या होती है एक्चुअल में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम चाहिए होता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। बड़ी डिटेल मिस होगी उनसे। मिस क्या हो गई मतलब? उस टाइम पे ठीक था उनके, उन्होंने अगर पार्टिकल से वेव तक भी लेके गए हमें वो, तो हमको हमें तो थैंक यू बोल देना चाहिए उनको मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि दुनिया तो उसको पार्टिकल समझ के बैठी थी, है ना। बाद में तो फिर आइंस्टीन वगैरह काफी लोग आ गए, उन्होंने तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुआ उसके बाद, तो लोगों ने बोला कि समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइट चाहती क्या है, कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी लाइट की तरह, वेव की तरह बिहेव करती है ना। तो वो तो काफी सारी उसके बाद थ्योरीज आ गई। लेकिन इस फिनोमेना से, इस थ्योरी से हाइगन्स ने हमें निकाला कि भाई लाइट को पार्टिकल की तरह देखना बंद करो पहले तो आप, है ना। तब आप समझा पाओगे कि लाइट जो है इतनी सारी चीजें कर कैसे पा रही है, जो तुम देख पा रहे हो लेकिन समझा नहीं पा रहे। चले आगे। यस सर। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत क्लास में? यस सर। ठीक है, चलो साथ में रहना, ताकि ये स्टार्टिंग हमें जो कर रहे हैं ना इस चैप्टर की, थोड़ी अच्छे से करें, है ना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है चैप्टर आगे, है ना, इतना इजी नहीं है ये समझना इसको। लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ में आ गया स्टार्टिंग से, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा ये। फिर तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि 2-3 क्लास में तुमने पूरा चैप्टर कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाइजेंस थ्योरी ने और क्या बताया कि हाइजेंस ने बोला कि अलग अलग जो कलर आ रहे हैं ना भाई तुम्हारे, वो इसलिए आ रहे हैं कि सिंस वेव से मिलके बनी हुई है, लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, प्रोपगेट करती है, इसलिए अलग अलग वेवलेंथ होगी, है ना, अलग अलग Yes, लाइट अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है ना, इस वजह से जो है कलर आपको अलग अलग दिखते हैं, है ना, जो कि कई हद तक सही भी बात, राइट। सो दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज वेव शो करती है, लेकिन पोलराइजेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो, क्योंकि उन्होंने पूरी बातें तो सही बताई नहीं थी, है ना। वो हम आगे डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन पढ़ते वक्त कि कैसे हाइजेंस बता नहीं पाए थे और पोलराइजेशन होता क्या है, वो सब आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. sir. ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स है। मुझे लग रहा है मेरी सेंसिटिविटी बहुत जल्दी जल्दी लिखने में आ रहा है क्या थोड़ा? Yes, sir. सर इतना छोटा छोटा भी आ रहा है। छोटा छोटा लग रहा है, हाँ इसकी पता नहीं सेंसिटिविटी हो गई है चेंज। अब मैं जो भी लिख रहा हूँ ना वो ऐसा लग रहा है कि मैं लिख रहा हूँ लाइट की स्पीड से। लाइट पढ़नी है हमें, लाइट की स्पीड से लिखना थोड़ी है। चलो कोई ना, आई ट्राई टू राइट इट बिग नाउ, थोड़ा बड़ा लिखने का ट्राई करते हैं। हाँ भाई आगे चलते हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम एंड नॉट इन डेंसर मीडियम, ये बात तो हम अग्री करते हैं उनकी, है ना, ये बात तो चलो उन्होंने सही बोल दी कि जो लाइट है वो रेयर मीडियम में तेज चलती है, डेंसर में धीरे चलती है ना। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे ग्लास लैब वगैरह पे, तो उसके थ्रू भी उन्होंने प्रूव कर दिया इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि भाई हाइजेंस थ्योरी काफी हद तक सही है, लेकिन ऑब्वियसली ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे? पहली बात तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो लाइट है एक स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रैवल कर रही है ना, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। दूसरा उन्होंने जो ये लुमिनीफेरस ईथर वाली बात करी, ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये तो किसी को मिला ही नहीं। जैसे जैसे स्पेस ट्रैवल और ज्यादा एफिशिएंट हुआ ना, जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करना चालू कर दिया हमने स्पेस को, तो हमें ये चीज डिस्कवर करने के लिए इजी हो गया कि भाई ये जो लुमिनीफेरस ईथर नाम का बता रहे हैं मीडियम, ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो बाद में रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं मिला कुछ भी, ठीक है। हाँ तमन बोलो। सर हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से हमें इंटरफेरेंस और वो डिफ्रैक्शन भी मिलती है, मतलब इन्होंने एक्सप्लेन की थी। हाँ जी, अभी पढ़ेंगे ओके ना, सर। अभी पढ़ेंगे ना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, तो समझ में आएगा। क्योंकि ओके इंटरफेरेंस बेटा केवल लाइट का फिनोमेना थोड़ी होता है, कोई भी दो वेव है उनके बीच में सुपरपोजिशन तो हो सकता है ना। इंटरफेरेंस क्या Yes, होता है? sir. दो वेव का मिलना, एक वेव इधर से आई, एक वेव इधर से आई, है ना, और दोनों मिल गई, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Also, it could not explain modern physics concepts like photoelectric effect. अब photoelectric effect का नाम कितने बच्चों ने सुना है? कौन बताएगा कि किसने दिया था ये? Sir, मैं आइंस्टाइन। बताओ। सर हर्ट्स ने। वेरी गुड, क्या बात है। आइंस्टीन बोलने वाले थे ना तुम में से कुछ लोग? नो सर। यस समझ। सर। पक्की बात? यस सर। सर मैं बोलने वाली थी। पता है मुझे। चलो कोई बात नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत ही बड़ा फिनोमेना था, है ना, जिसके थ्रू हमें बहुत चीजें पता चली। और ये फिनोमेना हमें जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट है हर्ट्ज, उन्होंने बताया, ठीक है। अच्छा, आइंस्टीन ने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी थी, इसलिए तुम्हें याद है, आइंस्टीन ने भी दिया, लेकिन पहली बार जब एक्सप्लेन हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वो हर्ट्ज ने बताया, ठीक है। वो मॉडिफाइड थ्योरी थी थोड़ी आइंस्टीन वाली, तो इसलिए आपको याद रह गया वो। आगे चलते हैं। अरे हर्ट्ज सुना कहाँ है वैसे तुमने? हर्ट्ज कहाँ पे सुना है? फ्रीक्वेंसी की Frequency. फ्रीक्वेंसी की यूनिट। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, वेरी गुड। हाँ भाई, तो आगे चलते हैं। अब हाइजेंस की थ्योरी के बेसिस पे जो जो उन्होंने समझाने का ट्राई किया उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेव फ्रंट की, ठीक है। तो भाई वेव फ्रंट क्या होता है? अच्छा, हाइजेंस ने जो जो बोला था वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी, तो उसके बेसिस पे जो वेव प्रूव हुई थी कि भाई वेव होती है, लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है, तो फिर कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, उन्होंने बताना चालू किया। तो उन्होंने बताया कि भाई जो वेव है वो एक वेव फ्रंट के रूप में, वेव फ्रंट के फॉर्म में आपके मतलब बेसिकली ट्रैवल करती है ना। वेव फ्रंट के फॉर्म में आप उसको देख सकते हो,
ठीक है। अब वेव फ्रंट होता क्या है? वेव फ्रंट इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम वेयर ऑल द लाइट वेव्स रीच साइमल्टेनियसली। जैसे कि समझने के लिए एक पॉइंट सोर्स लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये वेव निकली, ठीक है, ये वेव निकली, ये वेव निकली, इधर वेव निकली। सर रुक जा, आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो ज्यादा ही वेव निकल। स्क्रीन में चली गई सर। स्क्रीन चली। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. आ गई सर। यस सर। एम आई ऑडिबल बच्चों? यस Yes, सर। sir. यस सर। वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। यस सर। स्क्रीन। ये सेकंड, एक मिनट रुको। स्टे इन क्लास, जाना मत। Okay, sir. ऑडिबल बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. माय इंटरनेट वेंट ऑफ, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। अभी आ रही है क्या आप लोगों को मेरी आवाज? Yes, सर sir. ब्रेक हो रहा है आवाज। यस आ रही है। सर। ब्रेक हो गया? नहीं आ रही। रुको यार। नहीं तो ये आवाज। ब्रेक सर। Sir, सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला, वॉइस ब्रेक हो रही। यस सर ब्रेक। अच्छा, या वॉइस ब्रेक हुई अभी भी? यस ब्रेकिंग सर। सर। यस सर ब्रेक। ओके।
बेटा आवाज आ रही है क्या मेरी अभी? यस सर आप Yes, sir. Yes, sir. कट तो नहीं रही है? No, sir. चलो शुक्र है। अभी इंटरनेट का इशू चल रहा है, सॉरी फॉर दैट एवरीवन। अभी शायद आपको आवाज आ रही होगी मेरी। यस सर आ रही है। हाँ, ऑनलाइन पढ़ने का देखो यही होता है यार। अब ऐसा तो है नहीं कि टीचर का जो है इंटरनेट ऐसे सही रहेगा, है ना? ऐसा तो नहीं है, जरूरी जा सकता है ना मेरा भी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नहीं, तुम में से कुछ ऐसे बच्चे, तुम तो नहीं हो, चलो थैंकफुली, पर कुछ बच्चे ऐसे जो क्लास छोड़ देते हैं, बोले अगर सर का नेट नहीं चल रहा हम पढ़ने ही नहीं वाले आज। ऐसा तो नहीं करोगे तुम? No, sir. No, sir. वेरी गुड। क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर देखो कभी ऐसा भी होता है ना कि क्लास में नेट नहीं चल रहा है तो इस वजह से प्रोसीड नहीं कर पा रहे हम, तो फिर हम उसको अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं आपको ग्रुप में, अगर नेट चला तो ग्रुप मतलब इसमें क्लास में, अदरवाइज में ग्रुप में इन्फॉर्म तो कर ही दूंगा आप लोग, है ना? अच्छा, ग्रुप में एडेड है ना आप सब लोग? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है? Yes, sir. Yes, ऐड है। sir. क्या? ऐड है सर। Add it. ऐड है। ठीक है ठीक है। अभी आवाज आ रही है ना? क्लास प्रोसीड करें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एक पॉइंट सोर्स मान लो, ना, लाइट का कोई एक पॉइंट सोर्स है और उससे ऐसे वेव्स निकल रही है ना? तो एक काम करते हैं, एक ऐसा अजम्पशन करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, है ना, एक सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इन सारे पॉइंट्स का हमने एक लोकस ले लिया। लोकस यानी कलेक्शन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? कलेक्शन। Collection. यानी कि हम तुमको मैंने एक रूम में बिठाया, फिर मैंने बोला कि तमन जाएगी नॉर्थ में, शिवा जाएगा ईस्ट में, है ना, काजल को लेफ्ट में भेज दिया, मोनिका, रानी, महेश, सबको, सिद्रा को अलग अलग भेज दिया, है ना, सब बच्चों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया। और तुम सबको मैंने बोला कि सेम स्पीड से चलना है, और एक टाइम के बाद मैंने बोला रुक जाओ, ठीक है। फिर मैंने तुम्हारे बाउंड्री बना दी चारों तरफ। तो मैंने नोटिस किया कि ये जो पॉइंट्स हैं सारे वो सेम डिस्टेंस पे हैं उस पॉइंट सोर्स से, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर इन सारे पॉइंट का मैं कलेक्शन ले लूं, है ना, लोकस ले लूं, तो मेरे को एक ऐसी चीज मिल रही है जो कि मेरे लाइट सोर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है, जिसको कि हम बोलते हैं वेव फ्रंट्स, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि लाइट जो है, वेव्स जो है, वो वेव फ्रंट के रूप में प्रोपोगेट करती है ना। यानी कि अगर आप समझो, इस चीज को समझना चाहो तो भाई, कोई भी किसी भी चीज की अगर हम बात करें कि वो कैसी चीज चल रही होगी, प्रोपोगेट कर रही होगी, आगे बढ़ रही होगी, तो दो तरीके होते हैं, है ना। या तो वो एक डायरेक्शन में चले या फिर सब डायरेक्शन में चले। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जब आपने कभी पानी में पत्थर फेंका है, ऐसे स्टोन फेंका है कभी पानी में, Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो आपको रिपल्स उठते दिखे होंगे ऐसे, है ना, गोल गोल। Yes, sir. Yes, sir. और ध्यान दिया हो तो वो ऐसे बढ़ते जाते हैं, है ना, बड़े होते जाते हैं, उनका डायमीटर बढ़ता है, Yes, sir. है ना। तो बिल्कुल वेव फ्रंट का बेस्ट एग्जांपल है। वेव फ्रंट्स ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट सोर्स पे देख रहे हो तो वेव फ्रंट्स ऐसे चलेंगे, ठीक है। अब अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये शेप कौन सा है? सर्कुलर, स्फेरिकल, ऐसा लगेगा ये सर्कुलर है, ये क्या है? स्फेरिकल, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स, है ना। क्योंकि बेटा हम तो 3D में बात कर रहे हैं ना, हम एक Yes, पॉइंट Yes, sir. डायरेक्शन में ऊपर नीचे सब जगह फेंक रहे हैं लाइट रेगुलर वेव्स को, तो है ना। तो वो सर्कुलर थोड़ी होगा, वो तो स्फेरिकल होगा, राइट। तो भाई स्फेरिकल है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक स्फेयर है जो कि क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है ना, और उसकी तरह से जो वेव्स हैं वो प्रोपोगेट कर रही है। ये समझ में आई सबको बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेव फ्रंट बोलते हैं। अब ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल बनता है, अगर कोई दूसरा सोर्स है तो उसके अकॉर्डिंग अभी डिस्कस करेंगे हम कि क्या क्या बन सकता है, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम अ सिंगल सोर्स इफ दे आर कमिंग सच दैट दे वाइब्रेट इन सेम फेज विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये समझते हो? फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का मतलब समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर सेम सोर्स है बेटा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होगी, है ना। एक ही सोर्स आपने ले लिया तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होने वाली है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है, दो अलग अलग सोर्सेस की भी सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक सोर्स से लोगे तभी सेम फ्रीक्वेंसी आएगी। पर अभी हम एक सोर्स से ले रहे हैं तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने वाली है। उनका फेज भी हमने बोला है कि सेम फेज में है वो, ठीक है। फेज क्या होता है भाई? एक्सिस से जो डिफाइन होता है ना। अपूर्वा?
तो ये जो हम स्फेरिकल बाउंड्री ले रहे हैं इसे हम वेव फ्रंट बोल रहे हैं। हाँ, वेव फ्रंट नाम में क्या लिखा हुआ है बेटा, वेव का फ्रंट, यानी कि हम वेव को कैसे देख पा रहे हैं समझने के लिए। देख तो हम ऑब्वियसली नहीं पाते, समझने के लिए तो ऐसा लगता है कि वेव का फ्रंट जो है वो ये बाउंड्री है ना, ये लोकस है, ये है। समझ में आया? यस सर। उसका अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली, ताकि हम ये समझ पाए कि प्रोपगेशन कैसे हो रहा है लाइट का, है ना, उसके वेव का प्रोपगेशन कैसे हो रहा है, उसको समझने के लिए हमने ये बेसिकली थ्योरी दी है। ठीक है, यस सर। मतलब अभी तक हम लाइट को रेस की तरह ट्रीट कर रहे थे ना, ऐसा बोल रहे थे कि ये लाइट रे है ना, ये लाइट इधर चली गई रे की फॉर्म में, यहाँ चली गई, है ना, तो ज्योमेट्री समझने के लिए हम कर रहे थे। अभी हम एक्चुअली में कैसे करती होगी उस चीज को समझने का ट्राई कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में, राइट? यस सर। हाँ भाई, वेव फ्रंट्स की थोड़ी बेसिक डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि अलग अलग सोर्स के हिसाब से कैसे अलग अलग आती। सो जैसे कि मैंने अभी बात किया था कि ऐसा मान लो कि एक वेव स्प्रेड कर रही है सरफेस ऑफ वाटर पे, जैसे कि आपने स्टोन थ्रो किया है ना, सरफेस ऑफ वाटर पे वो स्प्रेड कर रही है। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑसिलेट्स, हर पॉइंट जो है सरफेस पे ऑसिलेट कर रहा है, राइट? समझ में आ रहा है सबको? हर पॉइंट ऑसिलेट, कोई रुक थोड़ी गया है। तुमने तो क्या किया कि भाई जैसे ये ऑसिलेशन हुआ एक पॉइंट से, जैसे ही हर पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तुमने एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी फोटो ले ली। क्या ले ली? फोटो। फोटो ले ली। तुमको तो ऐसा ही लगेगा ना कि एक स्फेयर बन रहा है, तुमको तो ऐसा ही लगेगा, जबकि वो एक ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे रुक गई, वो तो अभी भी ऑसिलेट कर रही है ना, अभी भी ऑसिलेट करेगी आगे। लेकिन तुमने फोटो ले ली, ऐसा समझो, तो वो तुमको ऐसा लगेगा कि वो रुक गया है वहां पे एक हर मतलब तुमने एक लोकस को ट्रेस कर लिया है बेसिकली वेव फ्रंट समझने के लिए। ठीक है, सो क्लियरली ऑल पॉइंट्स ऑन सच अ सर्कल आर ऑसिलेटिंग इन फेज बिकॉज दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ये बात समझ में आई सबको? ये जो Yes, सर। ये D2 ले लो, ये D3 ले लो, ये D4 ले लो, ये D5 ले लो, तो सारे डिस्टेंसेस क्या है भाई? सेम। है ना, क्योंकि स्फेयर में सेंटर से रेडियस भी तो सेम होती है सरकमफेरेंस तक। यस सर। ठीक है, तो ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट्स को जो कि ऑसिलेट कर रहे हैं सेम फेज में, ये एग्जांपल होता है एक वेव फ्रंट का, एग्जांपल होता है। अगेन सिंस ये एक थ्योरी है तो इसको समझाने के लिए हमें एग्जांपल देना पड़ेगा, है ना। हम इसकी कोई एक सेट डेफिनेशन नहीं बता सकते। सेट डेफिनेशन तो ये हुई कि भाई एक लोकस मान लो आप सारे पॉइंट्स का, लेकिन उसको समझाने के लिए हम बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक लोकस ऑफ पॉइंट्स अगर आप मान लो कि लाइट अगर ऐसे प्रोपोगेट कर रही होगी, वेव अगर ऐसे प्रोपोगेट कर रही होगी, तो अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे फोटोग्राफ ले लोगे तो जो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स है वो आपको दे देगा वेव फ्रंट। ठीक है, ऑल्सो अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेस, यानी कि अगर आपने एक ऐसा सरफेस डिटेक्ट कर लिया वेव के प्रोपोगेशन के टाइम जिसका फेज कांस्टेंट रहेगा। आप सब लोग फेज का मतलब समझते हो? यस सर। यस सर। कोई समझाना चाहेगा क्या होता है फेज? अगर मतलब समझते हो तो समझाओ ना। जो वेव्स होती हैं उसकी। सर जैसे जो दो वेव्स हैं, जब पहली वेव अपनी हाईएस्ट पीक अटेन कर रही है, दूसरी भी अपना हाईएस्ट पीक तभी अटेन करेगी, तो उसमें जो फेज डिफरेंस होगा दोनों में वो जीरो होगा। गुड। बेसिकली फेज आपको ये बताता है कि लोकेशन या टाइमिंग क्या है ना। अगर वेव चल रही है तो किसी पॉइंट को अगर आप पकड़ लो, तो अगर वो ऑब्वियसली रिपीटेटिव वेव फॉर्म है ना, तो आप क्या बता पाओगे कि भाई लोकेशन या टाइमिंग क्या है उस पॉइंट का जो भी उस पर ऑसिलेट कर रहा है जिस वेव पे, है ना। तो वो फेज बताता है आपका कि किस फेज में है वेव। अगर आप बता पा रहे हो किस फेज में है, तो आप ये बता पा रहे हो कि भाई कोई वेव का कोई पार्टिकल किसी दूसरे के कंपैरिजन में कितना आगे या पीछे है, राइट। लैग कर रहा है या फिर आगे लीड कर रहा है ना, वो फेज की हेल्प से आप बता। ठीक है, सो द स्पीड विद विच द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड फेज स्पीड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? फेज स्पीड बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ द वेव ट्रैवल्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये एनर्जी जो है वेव की, ये कैसे ट्रैवल करती है? परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, है ना। तो अगर आपको डायरेक्शन भी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। आप कोई वेव फ्रंट जा रहा है तो उस पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, वो परपेंडिकुलर आपको क्या दे देगा भाई? डायरेक्शन दे देगा आपकी वेव की, है ना, या वेव फ्रंट।
आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। तो अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कैसे अलग अलग जो सोर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जो होते हैं, उनमें कैसे वेव फ्रंट बेसिकली आप बता सकते हो कि कौन सा क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो एक बेसिक वो लिखते हैं इक्वेशन, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सर ये एसी में लिखते होते थे ऐसे इक्वेशन। Current. साइनसोइडल वेव है, कोई भी साइनसोइडल वेव है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट बता रही है बेसिकली, Yes, sir. राइट। एसएचएम कर रहा है अगर कोई भी पार्टिकल, तो उसकी भी इक्वेशन सिमिलर ही होती है। भूल गए ना? ठीक है, तो इसमें बेटा कोई बात नहीं, सुन लो, अभी सुन लो। इसमें जो आपका ये है y, ये क्या है? किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देता है हमें। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, Particle. जो वेव पे है ऑब्वियसली। और x जो है वो देता है आपको डिस्प्लेसमेंट वेव का। किसका देता है? Wave. है ना? ओमेगा फ्रीक्वेंसी होता है, ये तो पता ही है तुम्हें। Yes, sir. डे टाइम होता है, तो ये सब चीजें तुम्हें पता है। ए एम्पलीट्यूड होता है, राइट। और ये जो पूरा ओमेगा टी प्लस के एक्स वाला टर्म होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको? Phase. तो फेज डिफरेंस जब हम बोलेंगे तो हम इस वाले टर्म पे फोकस करेंगे कि फेज डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या बता रहा है कि एक वेव के कंपैरिजन में दूसरी वेव लीड कर रही है या लैग कर रही है, उसके आगे है या पीछे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फेज डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं हम, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? phi2 minus phi1 is 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फाई क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें फाई जो है बेटा, वो तो आपका क्या है? फेज डिफरेंस। क्या है ये? phase difference. वेवलेंथ। Yes, sir. और ये क्या है? डेल्टा एक्स क्या है? Change in the displacement of the wave. ये है पाथ डिफरेंस, है ना। हाँ, वो एक ही बात। पाथ में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे कोई लाइट है हमारी, मान लो पॉइंट सोर्स से निकली, है ना, अलग अलग जैसे इस डायरेक्शन में चली गई, इस डायरेक्शन में चली गई। अब हमने इसका एक वेव फ्रंट बनाया। सिंस ये एक सोर्स जो इसका था वो था एक, क्या था? पॉइंट पार्टिकल, है ना। जो सोर्स था इसका वो एक पॉइंट से आ रहा था, तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा इसका, राइट। तो बेसिकली बात ये है कि अगर ये सेम फेज में चल रही है तो इसका ये अगर ओमेगा T1 प्लस के एक्स है ना, तो ये वाले का भी कितना होगा? ओमेगा T1 प्लस KX. है ना। ऑल्सो के एक्स सेम है, तो इनका मतलब सेम डिस्टेंस पे ट्रैवल किया है इन्होंने। ये बात समझ में आई? Yes, sir. इनफैक्ट इन सबका सेम होगा, इसका 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 सबका क्या होगा? ओमेगा T1 प्लस के एक्स। ये बात समझ में आई, है ना। यहाँ पे क्या हम मान रहे हैं कि सेम फेज में है, तभी तो वेव फ्रंट डिफाइन करा है हमने इस तरह से, राइट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको? Sir, Yes, sir. बोलो। सर अगर हम फाई को फेज डिफरेंस लिख रहे हैं तो फिर वो डेल्टा फाई नहीं लिखेंगे? डिफरेंस बेटा डेल्टा फाई लिखो, फाई लिखो, एक ही बात है। आप डेल्टा फाई लिख लो, ठीक है। ओके। फाई को मैं डेल्टा मतलब वो डिफाइन ही मैंने फेज डिफरेंस किया, लेकिन आप डेल्टा फाई लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और फेज डिफरेंस बोला है ना मैंने, तो वो फाई को आप डेल्टा फाई ही मान के चलो। फेज डिफरेंस बोला है, फेज नहीं बोला मैंने, राइट। यस सर। अब हम थोड़ा बहुत ये एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आगे काम आए। अभी तो वैसे इंटरफेरेंस बड़ा है, तो अगले क्लास में उसको अच्छे से पढ़ेंगे काफी डिटेल में। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि सबसे पहले तो कि जो आपके सोर्सेज हैं, लाइट के सोर्सेज हैं, वेव के सोर्सेज हैं, उसके बेसिस पे वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं। सिंस हम वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं, तो अगर सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट सोर्स, इसका तो पढ़ चुके हो तुम लोग। Yes. अगर कोई पॉइंट सोर्स होगा बच्चा,
तो कैसा बनेगा उसका वेव फ्रंट? Spherical. 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 आ गया ना समझ में ये तो? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा लग रहा है मकड़ी का कुछ जाला बना दिया है मैंने। हाँ भाई, क्या है ये? स्फेरिकल। Spherical. अच्छा, अगर मैं बात करूं तुम्हारे कैसे सोर्स की बात है, लीनियर सोर्स की, लीनियर सोर्स की अगर बात करें तो कैसा बनेगा? Cylindrical. लीनियर सोर्स क्या होता है? ऐसे एक लाइन बना दी, सिलेंड्रिकल। ऐसे एक लाइन बना दी, अब देखो इससे इस डायरेक्शन में निकलेगा, इस डायरेक्शन में भी निकलेगा, है ना? ऐसे हर डायरेक्शन में जाएगा ना इस लीनियर सोर्स से। यस सर। Yes, sir. तो जब इसका वेव फ्रंट बनाओगे तो कैसे बन सकता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स निकालना है हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो सेम फेज में हो, जो डेफिनेशन है हमारी यही बोलती है, ठीक है? Yes, तो कैसे sir. बनता है इसका? सिलेंड्रिकल। कैसे बन जाएगा बेटा? सिलेंड्रिकल। Cylindrical. अब एक और लेते हैं, जब सोर्स हमारा क्या हो जाए? इन्फिनिटी पे आ जाए। तो इन्फिनिटी पे अगर सोर्स होता है तो लाइट रेस कैसे आती है? Parallel. तो पैरेलल का कैसे होता है? एक प्लेनर फॉर्म में होता है ना? रेक्टेंगुलर बोल लो या प्लेनर बोल लो, ऐसे फॉर्म में होता है, ठीक है? देखो ना ध्यान से, उसके परपेंडिकुलर वाला ही तो देता है वेव फ्रंट। परपेंडिकुलर बनाओ लाइट रे का तो ऐसे प्लेन ही तो बनेगा, नहीं समझ में आई? ऐसे लाइट रेज ऐसे आ रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है, तो तुम उसको कैसे लोकस बनाओगे सारे पॉइंट्स का? इसके परपेंडिकुलर तुम्हें एक प्लेन बनाना पड़ेगा ना ऐसे, Yes, sir. नहीं समझ में आई? एक परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन बनाओगे तो ही तो वो पैरेलल रेस को कर पाएगा सबको एक टाइम पे एक फेज में कैप्चर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि रेज जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती है टू वेव फ्रंट्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि लाइट रेज अगर आपको बनानी है ना, तो आप क्या करो? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वेव फ्रंट पे, तो आपको लाइट रेज मिल जाएंगी। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज द सेम अलोंग एनी रे। अगर आप किसी भी रे को अगर आप पकड़ लो तो आप नोटिस करोगे कि जो टाइम लग रहा है ना ट्रैवल करने का एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे, वो सेम है एक रे पे। जैसे कि ये लाइट रे पकड़ ली तुमने, ये वाली, तो अगर ये वाला वेव फ्रंट 1 है और ये वेव फ्रंट 2 है, तो ये जो टाइम लगेगा ना इसको एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने में और फिर उससे आगे Yes, sir. सेम लगेगा, ठीक है? If we look at the small portion of a spherical wave far away from the source, then the wave fronts are like parallel planes. अगर हम बहुत दूर से आ रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे फिगर बी में पैरेलल प्लेन लगेंगे आपको ऐसे वेव फ्रंट्स, है ना? अगर बहुत दूर से लाइट रेज आ रही है, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, है ना? A linear source such as slit illuminated by source any other source behind it will give a cylindrical wavefront. ये हम पढ़ चुके हैं तीनों पॉइंट। Yes. लेकिन अगेन अगर बहुत दूर से हम देखेंगे आता हुआ, है ना, लार्जर डिस्टेंस से देखेंगे सोर्स को फ्रॉम द सोर्स, तो फिर अगेन वो कैसे दिखेंगे? प्लेनर की तरह दिखेंगे। ये बात समझ? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लीनियर सोर्स है, लेकिन अगर बहुत दूर से देखा जा रहा है तो अगेन लाइट रेज दूर से क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर वो उसमें आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो आपका प्लेनर ही बनेगा, ठीक है? ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? वेव फ्रंट्स एंड द करस्पॉन्डिंग रेज इन टू केसेस। ए में दिखा रखा है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव, दिख रहा है सबको? डाइवर्जिंग दिखा रखा है, एक पॉइंट से दूर जा रहे Yes, हैं, sir. है ना? दूर जा रही है लाइट रे जो आपकी दूर जा रही है, तो स्फेरिकल वेव भी आपकी बेसिकली दूर जा रही है। प्लेन वेव दूसरे में पैरेलल Sir, आवाज नहीं आ रही है। No, sir. हो रही है। आ रही है क्या? Sir, break No, होके sir. आ रही है। Am I audible बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अभी आ रही है आवाज मेरी Yes, sir. या ब्रेक? Yes, sir. म्यूट कर लो यार। बोल रही है महेश को बोलो म्यूट कर लेगा काजल, कर लेगा। ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? महेश म्यूट कर लो यार। मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो कितना क्यूट सा पपी का उसने वो लगा रखा है। तुमको क्या लगता है कि वो बात नहीं मानेगा क्या? तुम में से काफी सारे बच्चों ने जो है अपनी प्रोफाइल फोटो में कुछ ना कुछ लगा रखा है। देखो सिद्रा ने डॉक्टर का लगा रखा है, इसे कहते हैं देखो डेडिकेशन। हालांकि डॉक्टर दिख नहीं रहा उसका पूरा, पर ठीक है, स्टेथोस्कोप दिख रहा है, काफी है। आगे चलते हैं बच्चों। Yes, sir. अभी स्लाइड ऐसे दिख नहीं रही होगी क्योंकि ब्लैंक स्लाइड है ये। इसका मतलब ये मत समझना कि ये स्लाइड ऐसे मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो हम कुछ बात करें वेव फ्रंट्स की। तो इस पे क्वेश्चन कर लें क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, ताकि थोड़ा बहुत तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इस पे। ज्यादा वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पे बनते हैं नहीं। तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम अपनी कॉपी में ड्रॉ करना। अब मैं देख तो नहीं सकता, पर आप अपनी तरफ से थोड़ी ईमानदारी से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो है इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट यानी सोर्स, नॉट ऑब्जेक्ट, सोर्स। सोर्स जो है वो इन्फिनिटी पे है ना। और आपको ड्रॉ करने वेव फ्रंट्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, उसके ऊपर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तुम्हारा। तो सोर्स यानी लाइट रेज तुम्हारी इन्फिनिटी से आ रही है, वो उसके ऊपर डालो। और तुमने रिफ्लेक्शन तो पर ही रखे हैं, है ना। तो वो एक बार वो बनाओ, डायग्राम बनाओ पूरा। और उसके बाद तुम्हें उस पे वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने हैं। करो करो। तो कैसे, मतलब इमेज बनाने के बाद? इमेज फिर बनाने के कैसे? बाद, हाँ इमेज बनाने के बाद। अच्छा एक में करके बता दूं तो फिर बाकी ये कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक एक देख लो फिर, कोई बात नहीं। तो जैसे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, है ना। अगर इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रेज तो पैरेलल होंगी इसके ऊपर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये फोकस पे मीट करेंगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. Right, good जाएंगे. है ना। तो अगर ये लाइट रेज पैरेलल है तो इनके ऊपर वेव फ्रंट कैसे बनना चाहिए? प्लेनर बनना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लेनर बनेगा इनके ऊपर। लेकिन जब ये फोकस पे आ गया है तो ये ऐसा नहीं लगेगा कि किसी पॉइंट सोर्स से आ रहे हैं, है ना, कन्वर्जिंग हो गया है ये, Yes, sir. है ना। तो इसके ऊपर कैसे बनेंगे वेव फ्रंट्स? ऐसे स्फेरिकल। Spherical. Spherical. अभी पूरा स्फेयर बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाता है वो इससे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशन है, ठीक है। अब तुम दूसरा बता दोगे अगर सेम, अगर मैं Yes, बोलूं sir. ऊपर infinity पे है और इसके लिए तुम्हें बनाना है कॉनकेव लेंस के लिए, तो ये बना दो। कॉनकेव लेंस के लिए बना दो। Spherical, sir. बेटा ड्रॉ करो ना, कॉपी में ड्रॉ करो। सर ड्रॉ करके बता रहे हैं, वही अच्छा होगा. कर दिया, Spherical. कैसा दिख रहा है? सर स्फेरिकल दिख रहा है. पूरा थ्रू आउट? नहीं, आगे से. तो जो डाइवर्ज होने के पहले है वो तो प्लेन वाले आएंगे, प्लेन वेव फ्रंट। डाइवर्ज होने के बाद बनेगा ना स्फेरिकल तो। यस सर. Yes, sir. चलो इसको ही बनाते हैं। अरे यार ये तो कुछ अलग ही बन रहा है। आज मेरी माउस की सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा हो रखी है। और मेरी ड्राइंग तो तुम लोगों को पता ही है कितनी अच्छी है। मेरे को ए मिला था ड्राइंग में बचपन में, पता है तुम्हें, स्कूल में। लाइट रेस जो पैरेलल होती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है बच्चा? डाइवर्ट हो जाती है क्या ऐसे? Yes, sir. Yes, Yes, sir.
तो दे विल अपीयर टू बी मीटिंग एट फोकस, फोकस। है ना। तो जब ये लाइट रेज पैरेलल थी तब तो इन पे वेव फ्रंट जो बनना चाहिए वो प्लेनर ही होना चाहिए ना। Yes. Yes, sir. और जब ये डाइवर्ज हो जाएंगी तब इन पे वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? स्फेरिकल। Spherical. ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कूल। एक और दें। Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते हैं इस बार भी, है ना। और तुम्हें कॉनकेव मिरर के लिए दे देते हैं, इसके लिए बनो कॉनकेव मिरर है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा भाई? फोकस से, Focus. Focus. है। तो स्टार्टिंग में क्या बनेगा? स्टार्टिंग में Starting में सिर्फ plane. Starting में plane waveform बने. और बाद में क्या बन जाएगा? फोकस के बाद Spherical. Spherical. यहाँ पे तो प्लेनर बना और यहाँ से फिर क्या बनना चालू कर देगा? स्फेरिकल वेवफॉर्म्स। ठीक है, ये समझ में आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझते हैं। तो भाई सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन कुछ नहीं होता, जब दो वेव टकराएंगी, एक पॉइंट पे टकराएंगी, मिलेंगी, डिस्टर्बेंसेस ऑफ टू पॉइंट, दो वेव का मिलना बेसिकली, तो उसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन। यानी कि जो सम ऑफ डिस्टर्बेंसेस हम निकालेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो इन केस ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, डिस्टर्बेंसेस मींस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टर्बेंसेस जो हम बात कर रहे हैं ना, कि डिस्टर्बेंस किसी पॉइंट पे जब हम निकालेंगे, दो अलग अलग डिस्टर्बेंस जब मिल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, तो फिर उन दोनों का मिलना या ऐड होना क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन बोलते हैं उस चीज को, है ना। तो हम जब बात करते हैं डिस्टर्बेंस की, तो वो अलग अलग होता है अलग अलग वेव के लिए। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल वेव्स की बात करो, फॉर एन एग्जांपल वेव ऑन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो वेव होती है वो मैकेनिकल होती है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके केस में डिस्टर्बेंस क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? Displaced. डिस्प्लेसमेंट, है ना। यानी कि जो डिस्टर्बेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तुम्हारा बेसिकली, है ना। अगर आप साउंड वेव की बात करोगे तो साउंड वेव आपकी, आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो मुझे याद नहीं है, ये होती है प्रेशर वेव्स। क्या होती है साउंड वेव्स? प्रेशर वेव्स। Pressure. प्रेशर के फॉर्म में एक्सप्लेन की जाती है ना। उनका टर्म भी आप लिखोगे ना, P इक्वल्स टू P नॉट, ऐसे करके लिखा जाता है ना, उनकी इक्वेशन। तो उसके केस में डिस्टर्बेंस लिया जाएगा प्रेशर, चेंज इन प्रेशर माना जाएगा। ऑल्सो EM वेव्स की जब हम बात करेंगे, जैसे लाइट वेव्स की अगर बात करेंगे, तो उसके केस में डिस्टर्बेंसेस क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic. जैसे तुमने ऑल्टरनेट करंट और EMI में भी देखा होगा, उसमें हम देखते थे ना कि कैसे अलग अलग चीजें जो है वैरी करती थी, है ना। केवल Yes, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना वैरी करता था, दूसरी चीजों के भी हमने इक्वेशंस लिखी थी, दूसरे डिस्टर्बेंसेस की, राइट। तो ऐसे यहाँ पे वेव के ऊपर डिपेंड करेगा कि सुपरपोजिशन कर किसका रहे हैं। दो प्रेशर वेव्स का कर रहे हैं, या दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कर रहे हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है हम डिस्टर्बेंस लेके चल रहे हैं, है ना। तो डिपेंड उस चीज पे कर जाएगा। सो सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट ट्रैवलिंग इन ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन रिजल्ट्स इन मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। यानी कि एक लाइट वेव इधर से आई, एक लाइट वेव इधर से आई, तो अगर उनका सुपरपोजिशन होता है तो उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट में चेंज आ जाता है। सही बात है? Yes, Yes, sir. sir. क्या है, एक इधर मैंने खड़ा कर दिया सिद्रा को, वो टॉर्च मार रही है, इधर से जानवी ने खड़ा होकर टॉर्च मारा, तो दोनों ने जब जो भी टॉर्च मारेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि लाइट की इंटेंसिटी सेम रहने वाली है, थोड़ा ब्राइटर हो जाएगा ना रूम। अंधेरे रूम में अगर दो जने Yes, टॉर्च, sir. क्योंकि सुपरपोजिशन हो रहा है लाइट का, तो इंटेंसिटीज में चेंज आएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, अगर उनका सुपरपोजिशन होता है तो, राइट। तो ये जो फिनोमेना है ना बेटा सुपरपोजिशन का, या लाइट के मिलने का, दो लाइट वेव मिल गई आसान भाषा में, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? Interference. अब ये इंटरफेरेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे।
लेकिन अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो इसको चालू करना चाहिए तब जब आपके पास 1 घंटा हो, ताकि बीच में डिस्टरबेंस नहीं आए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आइडिया दे जाता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है ना। और मैंने डिसाइड किया है कि अगर आपकी लास्ट वाली क्लास होगी तो मैं आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि आप लोग परेशान हो जा रहे हो 3 क्लास लगातार लेके। ऐसा है क्या? यस सर। थोड़ा बहुत एनर्जी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है पढ़ने की क्लास तक आते आते। यस सर क्लास का इशू नहीं है, पेपर आ गए इसलिए सारा इशू। अब ये टॉपिक क्या है, नए हैं बेटा, तो अगर ये थ्योरी हमें समझ में नहीं आई ना स्टार्टिंग में, तो बाद में बड़ी दिक्कत करती है। और मैं नहीं चाहता तुम्हें बर्डन करना, बिल्कुल भी, मैंने कभी भी नहीं चाहा। तुम अगर मुझे बोलो भी ना आगे से कि सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, हमें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं उस टाइम पे क्लास छोड़ दूँ, तो मैं आगे वाली अगली क्लास में कंटिन्यू कर लूंगा ना। जबरदस्ती पढ़ाना मुझे खुद को भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो ये चीजें मुझे दोबारा फिर से पढ़ानी पड़ेगी एनीवे, राइट। तो अगर आपको कभी ऐसा फटीग लगे, टायर्डनेस फील हो, तो बता दिया करो, ठीक है। सर बहुत ज्यादा क्लास हो गई है, तो इसका थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, है ना। थोड़ा सा जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन अभी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, ताकि फिर ज्यादा कोर्स पाइल अप नहीं हो, ठीक है। हो जाएगा। यस Yes, sir. Yes, sir. तो सुपर पोजिशन समझ रहे थे बेटा हम। इंटरफेरेंस हमने समझ लिया क्या होता है, कि भाई जो सुपर पोजिशन है बेसिकली वो फिनोमेना हमें एक्सप्लेन करता है इंटरफेरेंस को, कि भाई 2 वेव्स आ रही हैं और वो सुपर पोज हो रही है ना, मिल रही है बेसिकली। तो सुपर पोजिशन ऑफ साइनोसोडल वेव्स पढ़ते हैं सबसे पहले तो इंटरफेरेंस समझने के लिए। एक वेव ले ली हमने x1t इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t, और एक वेव ले ली हमने x2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5। अब ये जो 5 है बेसिकली हमने क्या रखा है, थोड़ा फेज अलग रखने का ट्राई किया है दोनों का, राइट। यस सर। प्लेसमेंट Yes, sir. Yes, sir. में हो रहा है ना, लेकिन फेज अलग रखने का ट्राई किया। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, सुपर पोज कर देंगे। अभी हमने क्या डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि सुपर पोजिशन के लिए क्या कर दो भाई, दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? Add. ऐड, ठीक है। Add. अब जब ऐड करोगे तो फिर 2 साइन वेव्स को तुम ऐड करोगे, तो फिर साइन ए प्लस साइन बी वाला, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। तो वो सब मैच करके हमने निकाला कि भाई सुपर पोजिशन जो आया इनका, वो क्या आया, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 नॉट। अब ये फेज में थोड़ा चेंज आया, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। और ये ए जो है आपका, ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या है ये? Result. Result. या ए रिजल्टेंट। इसको कैसे समझा जा सकता है, जैसे कि अगर 2 वेक्टर्स हैं, तुमने वेक्टर भी पढ़ा था ना, एक a1 है एक a2 है, तो उनका a नेट जब निकालोगे तुम, तो क्या ऐसे तो निकालते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 cos 5। यस रूट। अरे बेटा स्क्वायर लगा दिया ना यहाँ पे, अच्छा हाँ यस Yes, sir. तो देखो ध्यान से, मैंने यही लिखा है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। Yes, sir. रिजल्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ऐसे दो आपके बेसिकली a1 और a2 दो एम्पलीट्यूड बन रहे हैं, अगर एक है इससे मान लो कि लेट्स से थीटा, अगर यहाँ पे हमने लिया होता एंगल, पर यहाँ पे सिंस हमने थीटा नहीं लिया है तो यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना। लेट्स से कि ये पूरे के बीच में जो है फाई का फेज डिफरेंस है ना। फाई मतलब यही तो होता है, फेज डिफरेंस मतलब यही तो होता है कि एक वेव दूसरे वेव से कितनी आगे या पीछे, राइट। यस Yes, Yes, sir. yes, sir. यहाँ पे फाई तो आगे, ये देखो फाई आगे ना, x2 जो है वो x1 से कितना है आगे, फाई आगे, है ना। तो ये इसके बेसिस पे, वेक्टर के बेसिस पे, अरे आते ना तुम्हें वेक्टर एडिशन वगैरह, है ना। Yes, Yes, sir. sir. tan फाई भी निकाल लोगे फिर तो तुम, फाई नॉट का अगर फेज डिफरेंस आ रहा है तो, है ना। कैसे निकालोगे, a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। अब ये वेक्टर से निकाला है मैंने, पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी मैथ्स अभी करने का टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जब आप बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ, पढ़ लिया करो, जब इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा tan फाई कैसे निकाल, ठीक है। तो भाई सुपर पोजिशन का बेटा समझ में आया कुछ, आना बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. ये इक्वेशन जरूर याद रखना, एक तो ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, 3 इक्वेशंस, ठीक है। तीनों इक्वेशंस आपको याद रखनी, सुपर पोजिशन के बाद क्या बनती है, आगे बाकी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो भाई एक छोटा सा लॉ पढ़ा था KCL करके बचपन में, Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से समझो, वो भी सुपर पोजिशन के बारे में बताता था क्या। एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, दोनों सुपर पोज होके कॉमन बन, Yes, sir. Yes, sir. लॉ भी बोलते थे तुम इसको। यस सर। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बताता था, कि 2 करंट आ रहे हैं
और दोनों क्या हो जा रहे हैं, सुपरपोज हो जा रहे हैं बेसिकली एक तरह से। अगर आप करंट को एक वेव की तरह ट्रीट करो तो एक हो गया 3 sin ओमेगा टी, एक हो गया 4 cos ओमेगा टी। दोनों को आप क्या कर दोगे भाई, ऐड कर दोगे, है ना। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर ये आया। ठीक है, अभी इसको समझाने के लिए मैंने यूज किया है, तो कैलकुलेशन में परेशान मत होना। ठीक है, अभी आपको मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो बहुत जगह अप्लाई होता है ना, केवल एक से इस जगह ही अप्लाई नहीं हो रहा है केवल लाइट के केस में। ठीक है, कोई भी दो वेव्स सुपरपोज कर सकती है ना, और जो कि इंटरफेरेंस हमें बताता है। ठीक है, चलो भाई, जो हम फेज डिफरेंस की बात कर रहे थे उसको एक बार कर लेते हैं, लास्ट इसको ले लेते हैं फिर छोड़ देंगे। तो भाई दो वेव्स हैं, एक है y1 एक है y2। ठीक है, और लेट्स से कि दो S1 और S2 दो सोर्सेज ले लेते हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। एक हो गया S1 एक हो गया S2। ये क्या है, दो डिफरेंट सोर्सेज है बच्चों, जिससे कि दो अलग अलग वेव्स निकल रही हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही हैं। वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ भी ओमेगा टी था और यहाँ भी क्या था, ओमेगा टी, लेकिन इनके फेज में कुछ डिफरेंस था। अरे फेज में डिफरेंस तो हो ही सकता है, दो अलग अलग जगह से आ रही है। Yes, sir. वो किसी एक पॉइंट पे आके मिल गई। माना कि इसने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, और p पॉइंट पे आके इनका हो गया इंटरफेरेंस या फिर सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इसका सुपरपोजिशन समझना चाह रहे हैं हम कि कैसे क्या होगा। भाई सबसे पहले हम समझते हैं फेज डिफरेंस क्या आने वाला है। किसी ने हाथ ऊपर किया है क्या? अच्छा, हाँ भाई, कहाँ थे हम? फेज डिफरेंस निकाल रहे थे। फेज डिफरेंस निकालना सब बहुत इजी है, तुमको पता है कि ये पूरा जो होता है ये फेज होता है। y1 माइनस y2 कर दो, इससे माइनस करो इस चीज को, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा 1 माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स 2 प्लस थीटा 2, है ना। जब उसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स 2 माइनस एक्स 1 प्लस थीटा माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू, हमने इसको क्या बोल दिया, के इंटू डेल्टा पी बोल दिया, x2 माइनस x1 को तो, और थीटा 1 माइनस 2 को बोल दिया डेल्टा थीटा। अब इसमें जो डेल्टा पी है बेटा, ये है वो पाथ डिफरेंस जो मैं बता रहा था ना अभी, कि पाथ डिफरेंस से डिफाइन होता है फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या हुआ, एक वेव इधर से आई एक वेव इधर से आई, तो इसका पाथ अगर ये है और इसका पाथ ये है, तो अगर इन दोनों के पाथ में कुछ आप डिफरेंस निकालोगे, अरे डिस्टेंसेस में डिफरेंस निकालते हो ना, जैसे बचपन में निकालते थे, है ना, तो बस वही है पाथ डिफरेंस है बेसिकली। एक पाथ ये है एक ये पाथ है, दोनों को अगर माइनस करोगे तो उनके डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है फेज डिफरेंस, क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. है ना। अच्छा, यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम 2 पाई बाय लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, और फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस जो है वो क्या बोल रहे हैं हम, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, उसको बोल रहे हैं k। 2 पाई अपॉन लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, डेल्टा फाई को हम कैसे लिखते हैं, k इंटू डेल्टा पी। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें डेल्टा थीटा 0 है, तो मेरा डेल्टा फाई जो मैंने अभी अभी निकाला है तुम्हारे सामने, वो मेरा k इंटू डेल्टा पी हो जाएगा ना। Yes, sir. ये 0 हो तो, और थीटा 0 तो हो ही सकता है। अरे थीटा तो Yes, क्या sir. होता है ना दोनों के बीच में, तो उस थीटा को अगर आप 0 ले लो तो भी उनके बीच में फास्ट फेज डिफरेंस तो रह ही सकता है ना, अगर पाथ में डिफरेंस है तो ये डेल्टा पी को मैंने क्या लिया, डेल्टा एक्स ले लिया। ठीक है, डेल्टा पी को मैंने क्या ले लिया, डेल्टा एक्स ले लिया, और मैंने इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला डिफाइन किया। के की जगह मैंने रखा 2 पाई अपॉन लैम्डा, जो कि वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया भाई, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस। बहुत आसानी से आप देख के बता सकते हो कि जो आपका पाथ डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है आपका फेज डिफरेंस। बात समझ में आई? Yes, sir. और उसके बेसिस पे बता पाओगे आप कि भाई कौन सी लाइट का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। और इंटेंसिटीज में भी डिफरेंस आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, आगे देखते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है हमें, है ना। ऐसा कब होगा, जब डेल्टा फाई 2n पाई का मल्टीपल हो जाएगा। जब डेल्टा फाई 2n पाई का मल्टीपल हो जाएगा इवन,
है ना, इवन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स आपका हो जाएगा n लैम्डा। नहीं समझ में आया? अगर डेल्टा फाई हो जाए 2n पाई का मल्टीपल, यानी कि n की वैल्यू अगर आप डालोगे 0 1 2 कुछ भी डाल दो, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, n लैम्डा के बराबर, इस यस वाली, सर। है ना। तो आपका जो इंटेंसिटी होता है आई, वो अगर आप डिफाइन करो क्या होता है, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ आई मैक्स इक्वल्स टू सारे इंटेंसिटीज का मल्टीप्लीकेशन ले लो। अब ये जो हमने एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला बताया था ना बेटा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. सेम Yes, sir. सेम Yes, तरीके sir. से इस फॉर्मूला बनता है आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2i1 i2 cos फाई। ठीक है, तो इसमें हम ये cos फाई को अगर 0 लेके चलते हैं तो हम बेसिकली आई मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट आई मैक्स इक्वल्स टू रूट आई वन प्लस रूट आई टू। ठीक है, आई मैक्स आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर, या फिर आई का मैक्स वैल्यू होता है ए स्क्वायर के बराबर। वैसे ही अगर आप आई मैक्स निकाल रहे हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जब आपका डेल्टा फाई जो है फेज डिफरेंस वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, ये क्वेश्चन में आएगा। एक तो आएगा इवन मल्टीपल और एक आएगा ऑड मल्टीपल। तो जब इवन मल्टीपल आएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, केवल ये वाला, केवल ये वाला। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको आई मैक्स निकालना है ऐसे माइनस करके, क्योंकि इंटेंसिटीज कम हो जाएंगी ना बेटा, ये बात समझ में आ रही है? अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये तो सब कुछ फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कैसे कोई sir. Yes, वेव, sir. अगर सुपर पोजिशन तुम्हारा कंस्ट्रक्टिवली हो रहा है, अच्छे से हो रहा है ना, तो तुम्हारी इंटेंसिटीज बढ़ जाएंगी। अगर सुपर पोजिशन ढंग से नहीं हुआ ना, डिस्ट्रक्टिवली हुआ, तो तुम्हारी इंटेंसिटीज कम हो जाएंगी। ये बात समझ में आई? Yes, sir. एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको गृह कार्य में दूंगा, ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल जो अभी हमने पढ़ा है इस पे। ये गृह कार्य आप जरूर करें, होमवर्क, गृह कार्य मतलब होमवर्क होता है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, सिंस इंटरफेरेंस थोड़ा अच्छा और थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा कल की क्लास भी यूज करेंगे। ठीक है, कल है तुम्हारी क्लास? तो सर परसों। जब भी अगली क्लास होगी मतलब। ठीक है, तो बेटा तुम्हारा टास्क क्या है, आज हमने बेसिकली हाइगेन्स प्रिंसिपल और थोड़ा सा इंटरफेरेंस समझा है। कल की क्लास में इंटरफेरेंस, नेक्स्ट क्लास में मतलब, और YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं, FERENCE। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज को, इसको प्लस YDSC भी हम पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, DPP के जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कुछ बच्चों ने मेरे साथ इस बार रिजल्ट शेयर नहीं किया, तो जो बच्चे अभी तक क्लास में रुके हुए हैं, तो मैं जूम करके चल रहा हूँ कि वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका मन है कि वो एग्जाम निकालें, कुछ करें अपनी लाइफ में। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये रिकॉल कराना चाहता हूँ कि बच्चा, जब तक तुम लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, मेहनत नहीं करोगे, मैं या कोई और टीचर आप लोगों को नहीं ले जा पाएंगे वहां पे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो जो बच्चे इसलिए मार्क्स शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि सही नहीं आए, उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितने पानी में हो, ये तुम्हें दिख पा रहा है क्या? कहीं तुम पानी को ऊपर से तो नहीं देख रहे हो, कहीं तुम्हारा रिफ्रैक्शन की वजह से रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ तो नहीं बन जा रहा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो लाइफ को अपेरेंट डेप्थ पे जाके नहीं देखना है, रियल डेप्थ पे जाके देखना है। एग्जाम्स को, टेस्ट को उस तरह से देखना है। तो पहले बात तो रिजल्ट शेयर किया करो, सब लोग को बोल रहा हूँ मैं ये, मुझे पता है तुम में से काफी बच्चे क्लास में आवाज तक नहीं करते हैं, पर अगर तुम यहाँ तक रुके हुए हो तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम अपने करियर को लेके सीरियस हो। और अगर सीरियस हो बेटा तो थोड़ी सी मेहनत और करो, अपने टीचर से अपने मार्क्स शेयर किया करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करो, एनालिसिस करके और समझने का ट्राई करो कि कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि किस बार काफी बच्चों के मार्क्स कम आए जो कि नहीं आने चाहिए थे। आप लोग ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो और नहीं कर रहे तो फिर एनालाइज करो कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, और एक और बात, ये बात मैं अब करना नहीं चाहता था पर मैं करके जाना चाहता हूँ।
क्योंकि ऐसा अब रिपीटेटिवली हो रहा है। तुम में से कुछ बच्चे, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं मुझे पता नहीं है, आप में से कुछ बच्चे चीटिंग करके टेस्ट देते हैं। अब वो चीटिंग भी या तो पूरी करते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं। अब मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि भाई किसी को सेकंड चांस नहीं देना चाहिए, बट आप इस चीज को समझो कि अगर आप एक भी फॉर्मूला देख के भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसका फायदा नहीं है बच्चा। आपको यहाँ पे न तो कोई प्राइज मिल रहा है टेस्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, ना आपको डांट पड़ती है कम मार्क्स लाने के लिए। हमारा पूरा फोकस इस चीज पे है कि हम ग्रो करते हुए एग्जाम निकालें आगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है तुम्हारा, इसको ऐसे लाइटली मत लो। मैं सही बता रहा हूँ, ये साल तुम्हारा लाइफ का 30% डिसीजन फैक्टर होने वाला है। 30% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेजर फैक्टर तो आपकी मेहनत होने वाली है आगे ग्रेजुएशन के बाद में या ग्रेजुएशन में जो आप करते हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हो तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो बेटा सही डायरेक्शन में तो करो। इतने प्यार से मैंने तुम्हें समझाता हूँ हर चीजों को हर बार, उसके बाद भी तुम में से कुछ बच्चे चीटिंग करके टेस्ट दे रहे हो, उसका क्या फायदा है। मेरे को मत बताना, पर खुद से प्रॉमिस करना कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अरे आवाज क्यों बंद हो गई भाई। Yes, sir. Yes, sir. मुझे ऐसा लगता है मेरे को सूट नहीं करता डांटना, तुम मेरी बातों को सीरियसली लेते नहीं हो, है ना। अरे हाँ ना तो बोलो यार, जाना नहीं लेते हैं सर। हो। अच्छा, सबसे कम डर किससे लगता है, खुशबू मैम, हिमांशु सर या मेरे से। कोई जवाब ही नहीं है। कैसे भी लगता। Decision. सोच रहे हैं कि सर क्या सेम है सर। क्या आंसर दे जिससे जिससे हम फंसे नहीं सर। कौन सा आंसर ऐसा हो सकता है जो सही हो, ये सोच रहे हो ना तुम। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मिलते हैं, होमवर्क कर लेना। ओके Yes, sir. यस सर। सर ओके बच्चों।